नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज है मंडे, जुलाई 14, 2025 और आज हम उन महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी हैं। जानकारी के स्रोत वही विश्वसनीय हैं, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और सरकारी वेबसाइट्स। चर्चा शुरू करने से पहले सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक छोटा सा संदेश। The journey you have embarked upon is a marathon of intellect and endurance. Stay focused, stay curious, and let every challenge be a stepping stone to your goal. तो इस मैराथन में आज के कदम बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ मौजूद है जो इन मुद्दों पर अपनी गहरी अंतर्दृष्टि देंगे। नमस्कार। कोशिश रहेगी कि आज की खबरों के हर पहलू को सरलता से समझ सकें। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं जीएस पेपर 2 से, राज्य व्यवस्था और शासन यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पहली खबर है राज्यसभा में मनोनयन को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया है। ये नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम, सी सदानंदन मास्टर और मीनाक्षी जैन। ये मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 80, क्लॉज 1, सब क्लॉज ए यानी आर्टिकल 81A के तहत हुआ है। हाँ, आर्टिकल 81A ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और ये सदस्य 4 क्षेत्रों से होने चाहिए: साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस, कला, आर्ट और समाज सेवा, सोशल सर्विस। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि ऐसे विशेषज्ञ सदन में आएं जिन्हें चुनावी राजनीति का अनुभव न हो पर अपने क्षेत्र का गहरा ज्ञान हो। हाँ, विशेषज्ञता लाना। तो ये जो नए सदस्य मनोनीत हुए हैं, श्रृंगला जी डिप्लोमेसी से हैं, निकम जी कानून से, सदानंदन मास्टर जी राजनीति से जुड़े रहे हैं और मीनाक्षी जैन इतिहासकार हैं। बिल्कुल, इनकी पृष्ठभूमि काफी विविध है। उम्मीद है कि ये सदन की चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन यहाँ एक आलोचना भी है जो अक्सर उठती है। आलोचना किस तरह की? देखिए, पिछले कुछ उदाहरणों को देखें, जैसे सचिन तेंदुलकर या रेखा जी, तो उनकी उपस्थिति, अटेंडेंस और भागीदारी पर सवाल उठे थे। तो एक चिंता ये है कि कहीं ये सिर्फ एक मानद पद, हॉनोररी पोजीशन तो नहीं रह गया है। अच्छा, मतलब सदन की कार्यवाही में सक्रिय योगदान की कमी। हाँ, और दूसरा सवाल चयन प्रक्रिया पर भी उठता है। क्या ये राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल पेट्रोनेज देने का एक रास्ता बन रहा है? ये एक गंभीर सवाल है। क्या इससे अनुच्छेद 80 का जो मूल उद्देश्य था वो कमजोर हो रहा है? देखिए, अगर चयन पूरी तरह योग्यता और विशेषज्ञता के बजाय राजनीतिक वफादारी पर आधारित होने लगे तो जाहिर है मूल उद्देश्य कमजोर होगा और इसका असर राज्यसभा के डेलिबरेटिव मतलब विचार विमर्श वाले और नॉन पार्टिसन यानी गैर पक्षपाती चरित्र पर भी पड़ सकता है। ये चिंता का विषय है। सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है और इसकी गरिमा बनाए रखना जरूरी है। चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं। ये भी शासन से जुड़ा है। रेलवे में सीसीटीवी कैमरा लगाने की एक बहुत बड़ी परियोजना। बताया जा रहा है कि करीब 74,000 कोचेज और 15,000 लोकोमोटिव्स में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। हाँ, ये स्केल में काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। उद्देश्य तो स्पष्ट बताया गया है: यात्री सुरक्षा, खासकर महिलाओं और कमजोर यात्रियों के खिलाफ अपराध रोकना। हाल में जो पानीपत वाली घटना हुई थी, शायद उसके बाद इस पर और जोर दिया गया है। संभव है। ऐसी घटनाएं सुरक्षा उपायों को तेज करने का दबाव बनाती हैं। तकनीकी तौर पर देखें तो हर कोच में 4 कैमरे लगाने की बात है, डोम टाइप कैमरे, और लोकोमोटिव में 6 कैमरा। और ये उच्च गति मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा और कम रोशनी में भी काम करेंगे। STQC सर्टिफिकेशन भी है इनका। हाँ, तकनीकी स्पेसिफिकेशंस तो काफी उन्नत लग रहे हैं। STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। लेकिन जो बात इसे और जटिल बनाती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के इस्तेमाल की योजना। AI का इस्तेमाल कैसे? इंडिया AI मिशन के सहयोग से। योजना है फेशियल रिकॉग्निशन, अनोमली डिटेक्शन यानी कुछ असामान्य होने पर पहचानना, और प्रेडिक्टिव एनालिसिस यानी पूर्वानुमान लगाना। अरे वाह, ये तो काफी एडवांस लग रहा है। सुरक्षा के लिहाज से तो ये बहुत कारगर हो सकता है। लेकिन यहीं पर वो शासन का त्रिलेमा सामने आता है: सुरक्षा, सिक्योरिटी, गोपनीयता, प्राइवेसी और लागत। हाँ, गोपनीयता, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इतने बड़े पैमाने पर निगरानी। बिल्कुल। क्या ये एक
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध माना जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारे पास अभी भी एक बहुत मजबूत व्यापक डेटा संरक्षण कानून पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। तो इसके दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। निश्चित रूप से बिना मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों के इतने बड़े डेटाबेस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो सुरक्षा बढ़ेगी, पर किस कीमत पर, यह सवाल अहम है। संतुलन साधना यहाँ भी बहुत जरूरी है। अगला विषय भी शासन और लोकतंत्र से जुड़ा है। मतदाता सूची की सत्यनिष्ठा, इलेक्टोरल रोल इंटेग्रिटी। खबर बिहार से है, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान कुछ विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पाए गए। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिक। हाँ, ये एक गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग ECI ने आश्वासन तो दिया है कि ऐसे अयोग्य नाम हटाए जाएंगे, लेकिन ये सवाल उठता है कि गैर नागरिकों का मतदाता सूची में होना हमारे लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। बिल्कुल, वोट देने का अधिकार तो सिर्फ नागरिकों का है। ये हुआ कैसे? यहीं पर कानूनी ढांचा सामने आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960। इनमें एक अवधारणा है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, यानी सामान्य रूप से निवासी। समस्या ये है कि इसकी कोई स्पष्ट सटीक वैधानिक परिभाषा, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मतलब जो आम तौर पर वहीं रहता हो, पर इसे साबित कैसे करेंगे? यही जटिलता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मनमोहन सिंह केस में इसकी व्याख्या की थी। कोर्ट ने कहा था कि इसका मतलब है आदतन और स्थायी निवास का इरादा, हैबिचुअल एंड परमानेंट रेजिडेंस विद इंटेंशन टू ड्वेल। लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना और सत्यापित करना मुश्किल है। और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया क्या है? क्या ये पूरे देश में होगी? हाँ, ECI की योजना इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने की है। इसमें घर घर जाकर सत्यापन किया जाता है, लेकिन इसमें भी चुनौतियां हैं, जैसे निवास और नागरिकता के प्रमाण के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, इस पर विवाद रहा है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा था शायद। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया का जुड़ाव कुछ संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों से भी है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC। अच्छा, तो कुछ लोगों को डर लग सकता है कि ये एक तरह का डी फैक्टो NRC तो नहीं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता का सत्यापन। ये चिंता व्यक्त की गई है। खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में ये डर हो सकता है कि कहीं वो वैध नागरिक होते हुए भी जरूरी दस्तावेज न जुटा पाने के कारण मताधिकार से वंचित न हो जाएं। तो ये एक प्रशासनिक कार्य है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। प्रशासन और राजनीति के बीच की महीन रेखा यहाँ साफ दिखती है। बिल्कुल, इसे बहुत सावधानी और संवेदनशीलता से संभालने की जरूरत है। चलिए अब एक और विवादास्पद विधेयक पर आते हैं। महाराष्ट्र का स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी MSPS बिल 2025। इसे मीडिया में अर्बन नक्सलिज्म बिल भी कहा जा रहा है। हाँ, ये बिल काफी चर्चा में है। सरकार का तर्क है कि शहरी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादी संगठनों, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके समर्थक संगठनों, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस की कथित गतिविधियों से निपटने के लिए ये जरूरी है। लेकिन इसके प्रावधान काफी कड़े बताए जा रहे हैं। बहुत कड़े। इसमें सरकार को संदिग्ध संगठनों को गैर कानूनी संगठन, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की शक्ति दी गई है और कई तरह की गतिविधियों को अपराध बनाया गया है, जैसे सदस्यता लेना, धन उगाही करना, प्रबंधन करना, और एक बहुत व्यापक शब्द है गैर कानूनी गतिविधि, अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल होना। गैर कानूनी गतिविधि, इसकी परिभाषा क्या है? यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। परिभाषा बहुत वेग और अस्पष्ट है। इसमें शामिल है सार्वजनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस विद पब्लिक ऑर्डर, किसी लोक सेवक को डराना, ओवरडूइंग अ पब्लिक सर्वेंट, हिंसा का प्रचार करना, प्रोपेगेटिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस, और कानून की अवज्ञा को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग डिसोबीडियंस टू लॉ। ये तो बहुत, इसकी व्याख्या तो कई तरह से की जा सकती है। बिल्कुल। कानूनी विशेषज्ञ और नागरिक स्वतंत्रता अधिवक्ता, सिविल लिबर्टीज एडवोकेट्स, यही चिंता जता रहे हैं। उन्हें डर है कि इस कानून का दुरुपयोग वैध असहमति, सामाजिक सक्रियता, यहाँ तक कि पत्रकारिता के खिलाफ भी हो सकता है। और सजा भी कड़ी है शायद। हाँ, 2 से 7 साल तक की कैद, जुर्माना और संपत्ति की जब्ती, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी का भी प्रावधान है। आलोचकों का कहना है कि ये आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है,
जैसे इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक दोषी साबित न हो जाए निर्दोष मानना, और मनमाने ढंग से लागू आर्बिट्ररी एनफोर्समेंट होने की संभावना भी है। क्या इसे यूएपीए जैसे अन्य कड़े सुरक्षा कानूनों के पैटर्न में देखा जा सकता है? हाँ, विश्लेषक इसे उसी कड़ी में देख रहे हैं। चिंता यह है कि ऐसे कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन, जो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है, पर चिलिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। चिलिंग इफेक्ट मतलब लोग डर के मारे बोलना बंद कर दें। हाँ, कि कहीं उनकी बात को गैर कानूनी गतिविधि ना मान लिया जाए। इससे लोकतांत्रिक स्थान सिकुड़ सकता है, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव अच्छे नहीं होंगे। सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रही है। निश्चित रूप से ये बहुत ही संवेदनशील संतुलन है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर। पहली खबर वैश्विक व्यापार से जुड़ी है। अमेरिका ने यूरोपीय संघ EU और मेक्सिको से आने वाले सभी सामानों पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये 1 अगस्त से लागू होगा। हाँ, ये एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क वही पुराना है, व्यापार घाटा कम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देना और कहना कि व्यापार पारस्परिक नहीं है, नॉट रेसिप्रोकल। यूरोपीय संघ की क्या प्रतिक्रिया है? जाहिर है वो खुश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। EU ने कड़ी आलोचना की है और आनुपातिक प्रतिवाद, प्रोपोर्शनल काउंटर मेजर्स की धमकी भी दी है, लगभग 21 बिलियन यूरो के अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाने की। लेकिन उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की है। कुछ रणनीतिक देरी की बात हो रही है। हाँ, EU फिलहाल बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहता है। उनकी विदेश मामलों की परिषद EU फॉरेन अफेयर्स काउंसिल की बैठक भी होने वाली है, जिसमें इस अमेरिकी संकट और EU चीन व्यापार संबंधों पर चर्चा होगी। इसके गहरे निहितार्थ क्या हो सकते हैं? कई हैं। पहला, ये पश्चिमी गठबंधन वेस्टर्न अलायंस में दरार को और गहरा कर सकता है। अमेरिका का रवैया साझेदारी पार्टनरशिप से हटकर लेन-देन वाले दृष्टिकोण ट्रांजैक्शनल अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था को कमजोर करता है। तीसरा, ये EU को रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी की तलाश के लिए और प्रेरित करेगा, मतलब अपनी विदेश और आर्थिक नीति में अमेरिका पर निर्भरता कम करना। भारत के लिए इसमें कोई अवसर है? हाँ, शायद। ऐसे वैश्विक तनाव अक्सर आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव लाते हैं। कंपनियां विविधीकरण की सोचती हैं। ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक प्रोत्साहन हो सकता है, अगर हम सही माहौल बना पाएं। वैश्विक उथल-पुथल में अवसर तलाशना। ठीक है, अब पश्चिम एशिया चलते हैं। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें अब भी अटकी हुई हैं। 21 महीने से ज्यादा का संघर्ष हो चुका है। 58,000 से ज्यादा मौतें। हाल में फिर हवाई हमले में 10 नागरिक मारे गए। हाँ, स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। युद्ध विराम वार्ता में गतिरोध बना हुआ है। इस गतिरोध का मूल कारण क्या है? दोनों पक्ष मान क्यों नहीं रहे? मूल कारण है गाजा में भविष्य की सैन्य उपस्थिति को लेकर मौलिक असहमति। हमास की मांग है कि स्थायी युद्ध विराम हो और इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF पूरी तरह से वापस जाएं। और इजराइल का कहना है कि वो प्रमुख रणनीतिक गलियारों स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स पर अपना सैन्य नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, जैसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर और मोराक कॉरिडोर, और हमास के पूर्ण आत्मसमर्पण या निरस्तीकरण की मांग भी कर रहा है। तो ये तो एकदम विपरीत मांगे हैं। समझौता कैसे होगा? यही मुश्किल है। असल में अल्पकालिक युद्ध विराम को दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान से अलग करना लगभग असंभव है। जब तक भविष्य के राजनीतिक ढांचे पर कोई सहमति नहीं बनती, स्थायी शांति मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका क्या रही है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रणनीति की आलोचना भी हो रही है। ज्यादातर ध्यान सिर्फ अस्थायी बंधकों के लिए विराम पर केंद्रित रहा है, मूल राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने पर कम। और इस सब के बीच आम नागरिक पिस रहे हैं। मानवीय संकट तो बहुत गहरा गया होगा। बेहद। लाखों लोग विस्थापित हैं, भोजन, पानी, दवाओं की भारी कमी है। ये राजनीतिक गतिरोध सीधा मानवीय त्रासदी को बढ़ा रहा है। बहुत दुखद स्थिति है। उम्मीद है जल्द कोई समाधान निकलेगा। अगली खबर हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र से है। भारत की भागीदारी बढ़ रही है। भारत पहली बार एक्सरसाइज टैलिस्मैन सेबर 2025 में हिस्सा ले रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। टैलिस्मैन सेबर एक द्विवार्षिक अभ्यास है, जिसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर नेतृत्व करते हैं। इस बार करीब 35,000 सैन्यकर्मी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये अभ्यास किस तरह का है? ये बहुक्षेत्रीय संचालन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर केंद्रित है, मतलब भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष, सभी डोमेन में जटिल युद्धाभ्यास कॉम्प्लेक्स मनूवर्स किए जाते हैं।
ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। भारत का इसमें पहली बार भाग लेना, इसका क्या महत्व है? ये भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में एक गुणात्मक उछाल को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और ये भागीदारी उसी को और मजबूत करती है। इससे आपसी विश्वास और अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। इसका व्यापक रणनीतिक संदर्भ क्या है हिंद प्रशांत को लेकर? बिल्कुल, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस समय काफी मंथन चल रहा है। भारत की ये भागीदारी क्वाड समूह के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का भी संकेत है। स्वतंत्र और खुले इंडो प्रशांत, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के विचार को बल देना, और इसे चीन की बढ़ती मुखरता, असर्टिवनेस के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो क्या ये भारत की विदेश नीति में बदलाव का संकेत है, गुटनिरपेक्षता से हटकर? इसे आप गुटनिरपेक्षता से बहुसंरेखण की ओर बदलाव कह सकते हैं। भारत आज क्वाड का भी सदस्य है, एससीओ का भी, ब्रिक्स का भी। भारत विभिन्न गठबंधनों के साथ जुड़कर अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। टैलिस्मन सेबर में भागीदारी इसी रणनीति का हिस्सा है। मल्टी अलाइनमेंट, ये दिलचस्प है। अब भारत चीन संबंधों पर आते हैं। चीन का एक बयान आया है कि तिब्बत से जुड़े मुद्दे भारत के साथ रिश्तों में कांटे की तरह है। हाँ, ये बयान ऐसे समय में आया है जब सीमा और व्यापार पर बातचीत चल तो रही है, लेकिन रिश्ते 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से निचले स्तर पर हैं। चीन का ये कहना कि तिब्बत मुद्दा एक कांटा है, दिखाता है कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील बना हुआ है। दोनों देशों का दृष्टिकोण इस पर अलग कैसे है? चीन तिब्बत को अपना मुख्य हित मानता है। वो दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और भारत में धर्मशाला में उनकी उपस्थिति को अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती समझता है। भारत ने 1954 में 54 में ही तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, लेकिन भारत ने 14वें दलाई लामा को मानवीय आधार पर शरण दी है। भारत कहता है कि वो भारत में किसी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं देते, लेकिन जो पेचीदा मुद्दा अब उभर रहा है वह है 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकार का। इस पर दोनों देशों के रुख अलग हैं और ये भविष्य में टकराव का एक बड़ा बिंदु बन सकता है। और क्या तिब्बत मुद्दे का सीमा विवाद से भी कोई जुड़ाव है? हाँ, बिल्कुल है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर जो अपना दावा जताता है उसे वो दक्षिण तिब्बत कहता है। तवांग मठ का संदर्भ भी इसी से जुड़ा है। तो तिब्बत मुद्दा सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि सीमा विवाद से भी सीधे तौर पर जुड़ा है। तो ये तिब्बत मुद्दा भारत चीन संबंधों के स्वास्थ्य का एक संवेदनशील संकेतक है, आप कह सकते हैं। जब तक ये मुद्दा अनसुलझा है और खासकर उत्तराधिकार का सवाल अनिश्चित है, ये रिश्तों में एक कांटे की तरह चुभता रहेगा। चीन की ये ताज़ा चेतावनी शायद भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। भारत इसे कैसे हैंडल करता है, ये भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। काफी जटिल स्थिति है। चलिए अब रुख करते हैं जीएस पेपर 3 की ओर। शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे लागू हुए 8 साल हो गए हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह दर सुव्यवस्थीकरण, रेट रैशनलाइजेशन पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, जीएसटी की दरों को सरल बनाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। अभी जो व्यवस्था है वो काफी जटिल है। कई स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और फिर ऊपर से सेस भी है। इस मल्टी स्लैब स्ट्रक्चर की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं? कई दिक्कतें हैं। एक तो वर्गीकरण विवाद, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, मतलब कौन सी वस्तु किस स्लैब में आएगी इस पर झगड़े होते हैं। दूसरा, कारोबारियों के लिए अनुपालन बोझ बढ़ जाता है। और तीसरा, उल्टी शुल्क संरचना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या भी आती है, जहां कच्चे माल पर टैक्स तैयार माल से ज्यादा हो जाता है। तो सुव्यवस्थीकरण का लक्ष्य क्या है? कितने स्लैब की बात हो रही है? लक्ष्य है सरलता, सिंप्लिसिटी। आदर्श रूप से शायद 3 स्लैब हों। एक प्रमुख प्रस्ताव यह है कि 12% और 18% वाले स्लैब को मिलाकर एक कर दिया जाए, शायद 15% या 16% का। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल, यहीं पर नीति त्रिलंबा आता है। सरलता चाहिए, लेकिन राजस्व तटस्थता भी चाहिए, मतलब सरकार का टैक्स कलेक्शन कम न हो, और समता भी चाहिए, मतलब गरीबों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अगर 12% और 18% को मिलाते हैं तो राजस्व पर क्या असर होगा? अनुमान है कि इससे सरकार को 70,000 से 80,000 करोड़ का सालाना राजस्व नुकसान हो सकता है। इसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। और महंगाई और समता पर असर? अगर 12% वाली चीजें 15% या 16% पे चली गईं, तो वो महंगी हो जाएंगी। इनमें से कई आम जरूरत की चीजें हो सकती हैं। इसका असर गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग पर ज्यादा पड़ेगा।
जिसे रिग्रेसिव इम्पैक्ट कहते हैं। और फिर राज्यों की सहमति भी चाहिए होगी, फेडरल कंसेंसस। हाँ, जीएसटी काउंसिल में राज्यों की भी वोटिंग शक्ति है। किसी भी बड़े बदलाव के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनाना जरूरी है। इसीलिए गृहमंत्री राजनीतिक बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक चुनौती भी है। तो 5 स्लैब से 3 स्लैब पर जाना उतना आसान नहीं है जितना लगता है, काफी माथापच्ची है इसमें। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में अगली खबर ऊर्जा बाजार से है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने मासिक बिजली वायदा अनुबंध मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये क्या है? ये एक तरह के फाइनेंशियली सेटल्ड या कैश सेटल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आसान भाषा में कहें तो ये आपको भविष्य की किसी तारीख के लिए बिजली की कीमत आज ही तय करने की सुविधा देते हैं। इसमें बिजली की असल डिलीवरी नहीं होती, सिर्फ कीमत के अंतर का लेन देन होता है। अच्छा, तो ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग है बिजली के लिए? हाँ बिल्कुल, जैसे कमोडिटी या स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं। इसके अनुबंध विनिर्देश यानी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस भी तय हैं। कॉन्ट्रैक्ट का नाम ELCMBL है। ये मासिक है। लॉट साइज 50 MWH यानी 50 मेगावाट आवर्स है और निपटान मूल्य सेटलमेंट प्राइस डे अहेड मार्केट के यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस UMCP पर आधारित होगा। इसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं? मुख्य रूप से बिजली उत्पादन कंपनियां जेनकोज, वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स और बड़े औद्योगिक उपभोक्ता लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, जिनके बिजली के बिल बहुत ज्यादा होते हैं। एनएसए इसे सफल बनाने के लिए क्या कर रहा है? उन्होंने लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम शुरू की है, बाजार निर्माता मार्केट मेकर्स नियुक्त किए हैं जो खरीद बिक्री सुनिश्चित करेंगे और शुरुआती दौर में लेन देन शुल्क में छूट भी दी है। पहले दिन का कारोबार भी ठीक ठाक रहा। 4000 लॉट से ज्यादा का ट्रेड हुआ, जिसकी कीमत 87 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसका संभावित असर क्या होगा? क्या ये बिजली बाजार के लिए अच्छा है? हाँ, ये एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट साबित हो सकता है। ये भौतिक बाजार फिजिकल मार्केट पर ज्यादा कुशल होने का दबाव डालेगा। डिस्कॉम्स के लिए ये एक प्रोत्साहन हो सकता है कि वो अपनी डिमांड फोरकास्टिंग, ग्रिड मैनेजमेंट और AT&C लॉस, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस घटाने पर ज्यादा ध्यान दें। मतलब एक बाजार आधारित उपकरण प्रशासनिक सुधारों को भी प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल। जब डिस्कॉम्स वायदा बाजार में अपनी भविष्य की जरूरतें हेज करने लगेंगे तो उन्हें अपनी वास्तविक जरूरत का बेहतर अनुमान लगाना होगा, जिससे पूरी प्रणाली में सुधार आ सकता है। दिलचस्प। अर्थव्यवस्था में एक और बड़ी खबर मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ी है। एप्पल ने iPhone 17 के पुर्जों का ट्रायल प्रोडक्शन भारत में फॉक्सकॉन के प्लांट में शुरू कर दिया है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। अब तक भारत में मुख्य रूप से आईफोन की फाइनल असेंबली होती थी। पुर्जों का ट्रायल प्रोडक्शन एक कदम आगे है। ये दिखाता है कि एप्पल भारत में ज्यादा जटिल पूर्व उत्पादन गतिविधियां, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज लाने के लिए प्रतिबद्ध है। एप्पल की विस्तार योजनाएं भी बड़ी लग रही हैं। उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया है उन्होंने। हाँ, खबरें हैं कि वो अपना उत्पादन लक्ष्य लगभग 60 मिलियन यूनिट तक ले जाना चाहते हैं, जो पहले 35-40 मिलियन के आसपास था। ये उनकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन रणनीति का हिस्सा है, जिसे चीन डी रिस्किंग भी कहा जा रहा है। इसका भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम पर क्या असर होगा? नौकरियां वगैरह? असर काफी बड़ा हो सकता है। अनुमान है कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 200,000 नौकरियां पैदा हो सकती हैं। फॉक्सकॉन खुद विस्तार कर रहा है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी तेजी से उभर रहा है, जिसने विस्ट्रॉन और शायद पेगेट्रॉन की भी भारतीय इकाइयां खरीदी हैं। इसमें सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना की क्या भूमिका है? PLI योजना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसने भारत को मोबाइल फोन निर्माण और असेंबली के लिए लागत प्रतिस्पर्धी यानी कॉस्ट कम्पिटिटिव बनाने में मदद की है। इसी वजह से भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी बढ़ा है। मार्च 2025 में जो आईफोन भारत से निर्यात हुए, उनमें से 97.6%, 97.6% अमेरिका को गए। लेकिन क्या इसमें कोई आलोचनात्मक पहलू भी है? क्या हम सिर्फ असेंबली हब बनकर रह जाएंगे? ये एक जायज चिंता है। अभी भी भारत मुख्य रूप से असेंबली कर रहा है। मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन अभी भी काफी कम है। एक अनुमान के मुताबिक प्रति आईफोन लगभग $30 या 3% से भी कम। ज्यादातर उच्च मूल्य वाले पुर्जे जैसे सेमीकंडक्टर, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले, बैटरी, ये सब अब भी आयात होते हैं। तो असली चुनौती मूल्य श्रृंखला में ऊपर उठने की है। बिल्कुल, हमें इन हाई वैल्यू कंपोनेंट्स का घरेलू निर्माण बढ़ाना होगा। फॉक्सकॉन और HCL का जो जॉइंट वेंचर सेमीकंडक्टर्स के लिए बना है, वो इसी दिशा में कदम है।
तो हम कह सकते हैं कि फेज 1 यानी असेंबली में हमें सफलता मिली है, लेकिन अब फेज 2 यानी गहन उच्च मूल्य निर्माण की चुनौती सामने है। समझ गया। मतलब अभी लंबा रास्ता तय करना है। अब आते हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पर। पहली खबर थोड़ी चिंताजनक है। पर्यावरण मंत्रालय ने कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन मानदंडों में ढील दे दी है। हाँ, ये 2015 में जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन FGD सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया था, उस नीति को कमजोर करता है। FGD सिस्टम SO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। तो अब ये FGD अनिवार्य नहीं रहा? पूरी तरह से नहीं। नीति में बदलाव ये हैं कि FGD अब केवल उन्हीं प्लांट्स के लिए अनिवार्य होगा जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में हैं या फिर जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित हैं। इसका मतलब कितने प्रतिशत प्लांट्स को छूट मिल गई? अनुमान है कि इससे लगभग 79% कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को FGD लगाने से छूट मिल जाएगी। और इसमें एक मामले दर मामले समीक्षा का प्रावधान भी है, जो एक तरह का लूप होल बन सकता है। सरकार का तर्क क्या है इस ढील के पीछे? सरकार 2 मुख्य तर्क दे रही है। पहला, आर्थिक बोझ, इकोनॉमिक बर्डन। FGD लगाने की लागत बहुत ज्यादा है, अनुमानतः 2.5 लाख करोड़ रुपए। इससे बिजली का टैरिफ बढ़ सकता है। दूसरा तर्क है कि भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा वैसे ही कम होती है, 0.5%, और परिवेशीय वायु गुणवत्ता डेटा दिखाता है कि SO2 का स्तर ज्यादातर जगहों पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के भीतर है। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ तो इसकी आलोचना कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसे संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये भारत के स्वच्छ हवा के लक्ष्यों को कमजोर करेगा। भले ही अलग अलग जगहों पर SO2 स्तर सीमा में हो, लेकिन कुल मिलाकर संचयी प्रदूषण भार तो बढ़ेगा ही। और SO2 सीधे तौर पर PM 2.5 प्रदूषण में योगदान देता है, जो जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा जोखिम है। ये तो एक तरह का विरोधाभास लगता है। एक तरफ सरकार कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जैसे बाजार आधारित तंत्र ला रही है प्रदूषण कम करने के लिए, और दूसरी तरफ मौजूदा अनिवार्य नियमों में ढील दे रही है। हाँ, ये नीतिगत असंगति दिखती है। ये ऊर्जा सुरक्षा और सामर्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय विश्वसनीयता पर तरजीह देने जैसा लगता है। ये एक मुश्किल संतुलन है, लेकिन इस ढील के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पुरानी FGD अनिवार्यता, नई नीति, पैट स्कीम और CCTS के बीच तुलना करना महत्वपूर्ण होगा समझने के लिए। बिल्कुल। अगली खबर आपदा प्रबंधन से है और ये बहुत दुखद है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने फिर से भारी तबाही मचाई है। विनाशकारी बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन। हाँ, ये हर साल की कहानी बनती जा रही है। इस बार भी कम से कम 92 लोगों की मौत की खबर है और नुकसान का अनुमान 751 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बुनियादी ढांचा, सड़कें, बिजली, पानी की सप्लाई सब ठप हो गया है। NDRF, SDRF सेना बचाव कार्य में लगी है। सरकार ने सहायता की घोषणा की है। ये तत्काल प्रतिक्रिया जरूरी है, लेकिन हमें गहरे विश्लेषण पर जाना होगा। ये सिर्फ भारी बारिश का नतीजा नहीं है। इस साल बारिश औसत से सिर्फ 4% ज्यादा होने का अनुमान था। तो फिर इतनी तबाही क्यों? ये जलवायु परिवर्तन के तीव्र होते प्रभाव, इंटेंसिफाइंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और नाजुक हिमालयी क्षेत्र में दशकों से चले आ रहे अस्थिर और पारिस्थितिक रूप से असंवेदनशील विकास, अनसस्टेनेबल एंड इकोलॉजिकली इनसेंसिटिव डेवलपमेंट का जटिल परस्पर क्रिया है। मतलब अनियोजित निर्माण, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, सड़कों और बांधों का कमजोर डिजाइन। ये सब कारक मिलकर जमीन को अस्थिर बनाते हैं और जब भारी बारिश होती है तो भूस्खलन और बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रणालियों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। 2023, 2023, 2024, अब 2025। क्या हमारा मौजूदा आपदा प्रबंधन प्रतिमान काफी है? नहीं, मौजूदा प्रतिमान ज्यादातर प्रतिक्रियाशील है। मतलब आपदा आने के बाद राहत और बचाव पर ज्यादा ध्यान है। जरूरत है एक प्रतिमान बदलाव की। किस तरह का बदलाव? हमें सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण, प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन और जलवायु लचीलापन निर्माण, रेजिलियंस बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा। मतलब जलवायु परिवर्तन के अनुमानों को अपनी योजना में एकीकृत करना, सख्त भूमि उपयोग नियम, लैंड यूज रेगुलेशंस लागू करना और स्थायी विकास मॉडल अपनाना जो हिमालय की पारिस्थितिकी का सम्मान करें। हमें जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा।
ये बहुत जरूरी लगता है, वरना हर साल हम ऐसी ही त्रासदी देखते रहेंगे। बिल्कुल। पर्यावरण से जुड़ा एक और दिलचस्प मुद्दा है भारत के खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का, जी। जैसे घास के मैदान, सवाना, झाड़ियां, स्क्रबलैंड्स। इन्हें अक्सर बंजर भूमि समझ लिया जाता है। हाँ, ये एक बड़ी गलतफहमी है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। ये इकोसिस्टम जिन्हें बंजर कहा जाता है, असल में पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कैसे? ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय भेड़िया, इंडियन वुल्फ, काराकल जैसे कई लुप्त प्रायजीव इन्हीं पर निर्भर हैं। साथ ही ये कई देहाती समुदायों, पास्टरलिस्ट कम्युनिटीज जैसे धनगर, रबारी, इनकी आजीविका का आधार हैं। और जलवायु परिवर्तन शमन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी इनकी भूमिका है। इनकी मिट्टी बड़ी मात्रा में कार्बन सोखती है, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो समस्या कहाँ है? इन्हें बंजर भूमि क्यों माना जाता है? समस्या इसी वर्गीकरण में है। जब इन्हें वेस्टलैंड मान लिया जाता है तो नीतिगत पूर्वाग्रह, पॉलिसी बायस इनके खिलाफ हो जाता है। फिर इन जमीनों पर पेड़ लगाने, एफॉरेस्टेशन, खेती के लिए बदलने, एग्रीकल्चर कन्वर्जन या औद्योगिक परियोजनाएं लगाने को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे इनका शरण होता है। ये तो अजीब है, मतलब हम एक मूल्यवान इकोसिस्टम को नष्ट कर रहे हैं उसे सुधारने के नाम पे। बिल्कुल। यहाँ दो अलग अलग पारिस्थितिक विश्व दृश्यों, कंपीटिंग इकोलॉजिकल वर्ल्ड व्यूज का टकराव दिखता है। एक जो सिर्फ जंगल को महत्व देता है, फॉरेस्ट सेंट्रिक, और दूसरा जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम बेस्ड को देखता है। तो विशेषज्ञ क्या सुझाव दे रहे हैं? सुझाव हैं कि सबसे पहले तो भूमि वर्गीकरण को सुधारा जाए। इन खुले पारिस्थितिक तंत्रों के लिए विशिष्ट संरक्षण योजनाएं बने, देहाती समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी जाए और मिट्टी में कार्बन सोखने की इनकी क्षमता को हमारी राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियों में एकीकृत किया जाए। मतलब इन्हें बंजर नहीं बल्कि मूल्यवान बायोम्स मानने की जरूरत है। एकदम सही। पर्यावरण से जुड़ा आखिरी मुद्दा है भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, CCTS। ये अब क्रियान्वित हो गई है और 8 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य घोषित किए गए हैं। हाँ, CCTS इंडियन कार्बन मार्केट ICM का एक हिस्सा है। ये एक बाजार आधारित तंत्र है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, जिसका उद्देश्य कार्बन पर एक प्राइस लगाकर उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि हम निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकें। ये परफॉर्म, अचीव और ट्रेड योजना से कैसे अलग है? PAT भी तो कुछ ऐसा ही करती थी। PAT योजना मुख्य रूप से ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी पर केंद्रित थी, जबकि CCTS सीधे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर केंद्रित है। CCTS का दायरा भी व्यापक हो सकता है। ये काम कैसे करेगी? इसका तंत्र क्या है? इसमें 2 तरह के तंत्र हैं। एक है अनुपालन तंत्र, कंप्लायंस मैकेनिज्म। इसमें जो 8 क्षेत्र चुने गए हैं उनके लिए उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हैं। जो कंपनियां इन लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करेंगी उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स CCCs मिलेंगे। एक CCC का मतलब है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन कम करना। जिन्हें ज्यादा क्रेडिट चाहिए वो बाजार से खरीद सकते हैं। और दूसरा है ऑफसेट तंत्र, ऑफसेट मैकेनिज्म। ये स्वैच्छिक परियोजनाओं, वॉलंटरी प्रोजेक्ट्स के लिए है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी या वनीकरण, जो उत्सर्जन कम करती हैं। ये परियोजनाएं भी क्रेडिट अर्जित कर सकती हैं और उन्हें बाजार में बेच सकती हैं। इसका भारत के जलवायु लक्ष्यों से क्या संबंध है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। सीधा संबंध है। भारत का NDC लक्ष्य है कि 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता, एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP को 2005 के स्तर से 45% 45% कम करना है। CCTS इस लक्ष्य को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जा रहा है। लेकिन इसमें क्या चुनौतियां हैं? कई चुनौतियां हैं। पहली, उत्सर्जन लक्ष्य कितने महत्वाकांक्षी तय किए जाते हैं। अगर लक्ष्य बहुत ढीले होंगे तो बाजार में क्रेडिट की भरमार हो जाएगी और उनकी कीमत गिर जाएगी, जिससे कंपनियों को उत्सर्जन कम करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। और दूसरी बड़ी चुनौती है बिजली क्षेत्र का बहिष्करण। कोयला आधारित बिजली संयंत्र भारत के लगभग 40% 40% GHG उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। अगर वो इस योजना से बाहर हैं तो इसका समग्र प्रभाव सीमित हो जाएगा और बोझ बाकी 8 क्षेत्रों पर असंतुलित रूप से पड़ेगा। ये तो बड़ी कमी लगती है। और नियामक क्षमता भी एक मुद्दा होगा। निश्चित रूप से।
इतने बड़े और जटिल बाजार को प्रभावी ढंग से विनियमित करना एक बड़ी परीक्षा होगी। तो CCTS एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी। बिल्कुल। अब आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। पहली खबर सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ में एक बड़ी क्रांति ला सकती है। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस का शीघ्र पता लगाने के लिए AI संचालित नैदानिक उपकरण यानी AI पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स विकसित और तैनात किए जा रहे हैं। हाँ, ये भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। ये तकनीक काम कैसे करती है? इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के उपकरण हैं। एक AI एल्गोरिथम जो छाती के एक्सरे का बहुत तेजी से और सटीकता से विश्लेषण कर सकते हैं। कंपनियां जैसे डीप टेक और क्यूरे AI इसमें काम कर रही हैं। ये मिनटों में बता सकती हैं कि एक्सरे में टीबी के लक्षण हैं या नहीं। और दूसरा है उन्नत RT-PCR किट जैसे माइलैब की पाथो डिटेक्ट किट। ये न सिर्फ टीबी का पता लगाती है, बल्कि साथ ही साथ 2 प्रमुख दवाओं आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन के प्रति दवा प्रतिरोध ड्रग रेजिस्टेंस का भी पता लगा लेती है। इसके फायदे क्या हैं? फायदे कई हैं। गति और पहुंच, स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी, परिणाम जल्दी मिलते हैं और कुछ AI उपकरण ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, जो दूर दराज के इलाकों के लिए अच्छा है। लागत प्रभावशीलता, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, और सटीकता और मानकीकरण, एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, इन तकनीकों को WHO जैसी संस्थाओं ने भी मान्य किया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। बड़े पैमाने पर मास स्क्रीनिंग संभव हो सकती है। शीघ्र पता लगने, अर्ली डिटेक्शन और जल्दी इलाज शुरू होने से संक्रमण की श्रृंखला, ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या ये तकनीक अपने आप में काफी है? नहीं, यहीं पर एक चेतावनी जरूरी है। तकनीक सिर्फ पहला कदम है। इसकी सफलता पूरी स्वास्थ्य देखभाल श्रृंखला पर निर्भर करती है। AI ने संकेत दिया, उसके बाद पुष्टि के लिए परीक्षण, कन्फर्मेटिव टेस्ट्स होना, मरीज का उपचार के लिए नामांकन, ट्रीटमेंट एनरोलमेंट और दवा का नियमित सेवन, एडहेरेंस, ये सब जरूरी हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली का मजबूत होना भी जरूरी है। एक्सरे मशीनें उपलब्ध हों, लैब हों, आशा कार्यकर्ता सक्रिय हों, तो तकनीक एक बल गुणक है, फोर्स मल्टीप्लायर, रामबाण नहीं। सही कहा, तकनीक को सही प्रणाली के साथ जोड़ना होगा। अगली खबर HIV एड्स की रोकथाम से जुड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक नई इंजेक्टेबल दवा लेनाकापाविर को HIV प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस PrEP के लिए इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसे संभावित गेम चेंजर माना जा रहा है। लेनाकापाविर ये क्या है और ये अलग कैसे है? ये एक लंबे समय तक काम करने वाली एंटी रेट्रोवायरल दवा है। इसकी खासियत ये है कि इसे साल में सिर्फ 2 बार इंजेक्शन के जरिए लेना होता है। साल में सिर्फ 2 बार? अभी जो प्रेप के विकल्प है वो तो रोज गोली लेनी पड़ती है, या हर महीने 2 महीने में इंजेक्शन? बिल्कुल, अभी दैनिक गोली, मासिक योनी रिंग और 2 मासिक इंजेक्टेबल कैबोटेग्राविर के विकल्प हैं। उनकी तुलना में साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन लेना पालन के लिहाज से बहुत सुविधाजनक है। WHO के महानिदेशक ने तो इसे HIV वैक्सीन के बाद अगली सबसे अच्छी चीज कहा है। हाँ, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में इसकी प्रभावकारिता असाधारण रही है। इसने HIV संक्रमण को रोकने में बहुत अच्छे नतीजे दिखाए हैं। इसका महत्व क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें HIV का ज्यादा खतरा है? सबसे बड़ा महत्व है पालन की बाधा को दूर करना। रोज गोली लेना या नियमित इंजेक्शन लगवाना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। ये एक तरह का फिट एंड फॉरगेट समाधान है। ये प्रमुख आबादी जैसे सेक्स वर्कर, समलैंगिक पुरुष, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो HIV रोकथाम के प्रयास कुछ धीमे पड़ गए थे। हाँ, 2024 में भी दुनिया भर में 1.3 मिलियन नए संक्रमण हुए, तो हमें रोकथाम के नए और बेहतर उपकरणों की सख्त जरूरत है। WHO ने इसके साथ ही HIV परीक्षण के दिशा निर्देशों को भी सरल बनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा क्या होगी? क्या ये दवा आसानी से उपलब्ध होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। समान और सस्ती पहुंच। नई दवाओं की कीमत अक्सर बहुत ज्यादा होती है। अगर लेनाकापाविर बहुत महंगी हुई तो निम्न और मध्यम आय वाले देशों LMICs तक इसकी पहुंच मुश्किल होगी, जिससे एक इक्विटी गैप पैदा हो जाएगा। तो अब वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय को क्या करना होगा? उन्हें दवा कंपनी गिलियड साइंसेस के साथ मिलकर मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग, लाइसेंसिंग और उत्पादन बढ़ाने पर काम करना होगा। ग्लोबल फंड और पेप्फार जैसे दाता संगठनों को इसकी खरीद के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करना होगा। हमें अतीत की गलतियों से सीखना होगा, जब जीवन रक्षक दवाएं अमीरों तक सीमित रह गई थीं।
हाँ, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि ये नई उम्मीद सब तक पहुंचे। बिल्कुल। अब आते हैं आंतरिक सुरक्षा और रक्षा पर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV निस्तार को कमीशन किया है। हाँ, ये रक्षा जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। निस्तार को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL, विशाखापत्तनम ने डिजाइन और निर्मित किया है। इसमें स्वदेशी सामग्री कितनी है? बताया गया है कि इसमें 80% या 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है और इसके निर्माण में लगभग 120 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMEs भी शामिल थे। ये डाइविंग सपोर्ट वेसल करते क्या हैं? इनकी भूमिका क्या होती है? DSVs का मुख्य काम गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियानों को समर्थन देना है, जैसे समुद्र में डूबी हुई चीजों को निकालना, साल्वेज, पानी के नीचे मरम्मत कार्य, अंडर वाटर रिपेयर, और ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करते हैं, जिनका इस्तेमाल पनडुब्बियों को बचाने के लिए होता है। तो निस्तार के आने से नौसेना की क्षमता में क्या इजाफा होगा? इससे हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के पानी के नीचे संचालन, मॉनिटरिंग और पनडुब्बी सहायता क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इसका व्यापक अर्थ क्या है आत्मनिर्भरता के लिहाज से? ये दिखाता है कि भारत का घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, अब परिपक्व हो रहा है। हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता भी बन रहे हैं। ये जटिल प्लेटफॉर्म्स बनाने में हमारी सफलता को दर्शाता है। ये एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का भी संकेत है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे HSL और निजी क्षेत्र के MSMEs मिलकर काम कर रहे हैं। इससे रणनीतिक स्वायत्ता बढ़ती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में नवाचार, इनोवेशन और कुशल कार्यबल, स्किल्ड वर्कफोर्स का निर्माण होता है। ये बाकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब हम कार्यक्रम के अगले भाग में आते हैं, जिसमें हम संक्षेप में GS पेपर 1 और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर नजर डालेंगे। पहले GS पेपर 1, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। खबर है 16वीं जनगणना की शुरुआत और इसमें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs की गणना से जुड़ी जटिलताओं के बारे में। खास ध्यान अंडमान की जारवा जनजाति पर है। हाँ, जारवा जनजाति दुनिया के सबसे पुराने शिकारी संग्राहक समुदायों में से एक है। वो अब भी काफी हद तक अलगाव या रिलेटिव आइसोलेशन में रहते हैं। उनकी अपनी अनूठी संस्कृति है। 2011-2011 में उनकी अनुमानित जनसंख्या 380 थी, जो अब बढ़कर लगभग 647 हो गई है। PVTGs की जनगणना में नैतिक चुनौतियां क्या हैं, खासकर जारवा जैसी जनजाति के मामले में? सबसे बड़ी चुनौती है बिना नुकसान पहुंचाए जानकारी इकट्ठा करना। हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि जनगणना की प्रक्रिया उनके सामाजिक ताने बाने, सोशल फैब्रिक में कोई व्यवधान न डाले, उनकी संस्कृति में अनावश्यक हस्तक्षेप, कल्चरल इंटरफेरेंस ना हो और उन्हें बाहरी दुनिया से कोई नई बीमारी लगने का खतरा, रिस्क ऑफ डिजीजेस ना हो। तो अभी सरकार का दृष्टिकोण क्या है? अभी सरकार न्यूनतम हस्तक्षेप, मिनिमल इंटरवेंशन की नीति अपनाती है। मतलब उनकी जीवन शैली में कम से कम दखल देना, लेकिन गैर दखलंदाजी वाली चिकित्सा देखभाल, नॉन इंट्रूसिव मेडिकल केयर उपलब्ध कराना और धीरे धीरे विश्वास निर्माण करना। ट्रस्ट बिल्डिंग। इसमें कुछ सफलता भी मिली है, जैसे उनकी जनसंख्या में वृद्धि और हाल ही में PMJM मान योजना के कुछ लाभों का उन तक पहुंचना। लेकिन क्या उनके लिए खतरे अभी भी बने हुए हैं? हाँ, लगातार खतरा बना हुआ है, खासकर अंडमान ट्रंक रोड के कारण। इस सड़क से बाहरी लोगों, सेटलर्स और पर्यटकों, टूरिस्ट्स का उनके इलाकों से गुजरना होता है, जिससे अनियमित संपर्क होता है। यह उनके स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अखंडता दोनों के लिए खतरा है। विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं ATR को लेके? विशेषज्ञों का कहना है कि ATR पर यातायात को सख्ती से विनियमित करने की जरूरत है, ताकि जारवा लोगों के साथ संपर्क न्यूनतम हो। ये एक तरह का नैतिक विरोधाभास है ना? एक तरफ राज्य का कर्तव्य है उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना, दूसरी तरफ संपर्क या एकीकरण से उनकी संस्कृति और स्वायत्ता, ऑटोनॉमी खत्म होने का खतरा है। बिल्कुल। यहाँ सवाल उठता है कि एक स्वदेशी समुदाय या इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए विकास का क्या मतलब है? क्या हमारा विकास का मॉडल उन पर थोपा जाना चाहिए? कल्याणकारी राज्य के दायित्वों को आत्मनिर्णय या सेल्फ डिटर्मिनेशन और सांस्कृतिक अस्तित्व या कल्चरल सर्वाइवल के अधिकार के साथ कैसे संतुलित किया जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये। अब आते हैं स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर,
जो जीएस पेपर 2 का भी हिस्सा है। केरल में निपाह वायरस का एक नया प्रकोप सामने आया है। हाँ, मलक्पुरम में एक मौत की पुष्टि हुई है और पलक्कड़ में एक संदिग्ध मामला है। राज्य के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। निपाह वायरस के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? निपाह एक ज़ूनोटिक बीमारी है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैलती है। इसके प्राकृतिक मेजबान फ्रूट बैट्स हैं, खासकर पटेरोपस जीनस के चमगादड़। इंसानों में ये संक्रमित चमगादड़, सूअर या फिर संक्रमित इंसान के संपर्क में आने से फैल सकता है। इसकी मृत्यु दर काफी ज्यादा है और अभी तक इसका कोई विशिष्ट टीका या इलाज ट्रीटमेंट नहीं है। केरल की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कैसी रही है? वो पहले भी निपाह से जूझ चुके हैं। हाँ, केरल ने 2018 के प्रकोप के बाद से एक बहुत मजबूत प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित कर ली है। इसके मुख्य स्तंभ हैं: 1. गहन निगरानी, इंटेंसिव सर्वेलेंस, लक्षणों वाले मरीजों पर कड़ी नजर रखना। 2. आक्रामक संपर्क अनुरेखण, अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों का तेजी से पता लगाना। इसके लिए सीसीटीवी और मोबाइल डेटा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रूट मैप बनाए जा रहे हैं और संपर्कों को उच्च और निम्न जोखिम में वर्गीकृत किया जा रहा है। 3. अलगाव और निदानिक प्रबंधन, आइसोलेशन एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, संदिग्ध और पुष्ट मामलों को तुरंत आइसोलेट करना और उनका सही इलाज करना। 4. लैबोरेटरी पुष्टि, लैबोरेटरी कंफर्मेशन, नमूनों को तुरंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे भेजना। 5. सार्वजनिक संचार, पब्लिक कम्युनिकेशन, लोगों को सही जानकारी देना, अफवाहों को रोकना और बचाव के उपायों जैसे मास्क पहनना, फलों को धोकर खाना के बारे में बताना। ऐसा लगता है केरल ने रोगजनक तैयारी यानी पैथोजेनिक प्रिपेयर्डनेस का एक मॉडल बना लिया है। बिल्कुल, बार बार के प्रकोपों ने उन्हें सिखाया है। उन्होंने नियमित अभ्यास ड्रिल, मॉक ड्रिल्स भी की हैं। ये प्रणाली इतनी प्रभावी क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। राज्य में उच्च साक्षरता दर, एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क, अनुभवी स्वास्थ्य पेशेवर और निगरानी, अनुरेखण और संचार की तेज क्षमता। यही क्षमता हमने कोविड-19 के दौरान भी देखी थी। तो केरला स्वास्थ्य गवर्नेंस में एक केस स्टडी की तरह है। हाँ, ये दिखाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश करना और पिछले संकटों से संस्थागत सीख लेना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया, ये एक सकारात्मक उदाहरण है। चलिए, अब समय है एक त्वरित पुनरीक्षण का, प्रीलिम्स के नजरिए से। मैं मुख्य बिंदु बोलूंगी, आप बस पुष्टि करते जाइएगा। राज्यसभा मनोनयन अनुच्छेद 80(1)(a), 4 नए सदस्य, श्रृंगला निकम मास्टर जैन, क्षेत्र साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। सही। रेलवे CCTV, 74,000 कोच, 15,000 लोको, AI का उपयोग, निजता अनुच्छेद 21 बनाम सुरक्षा। हाँ, और गवर्नेंस ट्रायलेमा। मतदाता सूची, बिहार SIR, विदेशी नागरिक, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, सामान्य रूप से निवासी, RP एक्ट 1950। और गुवाहाटी HC की व्याख्या, CSC NRC से लिंक। महाराष्ट्र MSPPS बिल, अर्बन नक्सलिज्म बिल, गैरकानूनी गतिविधि की व्यापक परिभाषा, अनुच्छेद 19 पर चिलिंग इफेक्ट का डर। बिल्कुल, सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता। वैश्विक व्यापार, US का EU मेक्सिको पर 30% टैरिफ, UE का 21 बिलियन प्रतिवाद, स्ट्रैटेजिक डिले, WTO पर असर, भारत के लिए अवसर। हाँ, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की ओर EU। गाजा युद्ध विराम गतिरोध, सैन्य उपस्थिति पर असहमति, फिलाडेल्फी मोराक कॉरिडोर, मानवीय संकट। सही, 21 महीने 58,000 प्लस मौतें। भारत हिंद प्रशांत में एक्सरसाइज टैलिस्मैन सेब 2025 में पहली बार भागीदारी, भारत ऑस्ट्रेलिया CSP क्वाड बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट। और चीन की असर्टिवनेस का जवाब। भारत चीन संबंध, तिब्बत मुद्दा कांटा थॉर्न, चीन का कोर इंटरेस्ट, दलाई लामा उत्तराधिकार, सीमा विवाद से लिंक, साउथ तिब्बत। संवेदनशील बेलमनर। GST सुधार दर, सुव्यवस्थीकरण रेट रैशनलाइजेशन की जरूरत, 12% 18% विलय का प्रस्ताव, नीति त्रिलम्मा, सिंप्लिसिटी वर्सेस रेवेन्यू न्यूट्रलिटी वर्सेस इक्विटी, संघीय सहमति। और 70-80 हजार करोड़ का राजस्व प्रभाव। बिजली वायदा NSE पर लॉन्च, कैश सेटल्ड, जेनकोज डिस्कॉम्स उपभोक्ता, बाजार कुशलता, डिस्कॉम सुधार। हाँ, LEL CML 50 MWH लॉट। iPhone 17 ट्रायल, फॉक्सकॉन इंडिया,
मेक इन इंडिया, PLI योजना, 2 लाख नौकरियां, मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन की चुनौती। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का उदय, चाइना डी रिस्किंग, SO2 मानदंड ढील, कोयला संयंत्र, FGD अनिवार्यता सीमित, 79% छूट, आर्थिक बोझ वर्सेस जन स्वास्थ्य, PM 2.5 लिंक। हाँ, CSCE की आलोचना, नीतिगत विरोधाभास। हिमाचल बाढ़, 92 प्लस मौतें, 751 करोड़ प्लस नुकसान, जलवायु परिवर्तन प्लस अस्थिर विकास, जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे की जरूरत। बिल्कुल, प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन। खुले पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान, सवाना, झाड़ियां, बंजर भूमि, गलत वर्गीकरण, जैव विविधता, देहाती आजीविका, मृदा कार्बन संरक्षण की जरूरत। फॉरेस्ट सेंट्रिक वर्सेस इकोसिस्टम बेस्ड व्यू। CCTS 8 औद्योगिक क्षेत्र, GHG तीव्रता लक्ष्य, अनुपालन प्लस ऑफसेट तंत्र, NDC लक्ष्य लिंक, बिजली क्षेत्र बाहर, महत्वाकांक्षी लक्ष्य की चुनौती। सही, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। टीबी के लिए AI शीघ्र पता लगाना, एक्सरे RT-PCR, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, लक्ष्य 2025, deeptechcure.ai, MyLab, तकनीक प्लस स्वास्थ्य प्रणाली। फोर्स मल्टीप्लायर नॉट सिल्वर बुलेट। HIV के लिए लेनाकापाविर, WHO की सिफारिश, साल में 2 इंजेक्शन, पालन में आसानी, कीमत और पहुंच की चुनौती। बिल्कुल, गेम चेंजर। DSV निस्तार, पहला स्वदेशी DSV, HSL द्वारा निर्मित, 80% स्वदेशी, नौसेना की अंडर वाटर क्षमता, आत्मनिर्भर भारत। रक्षा औद्योगिक आधार की परिपक्वता। जारवा जनगणना, 16वीं जनगणना, PVTG अंडमान, नैतिक चुनौतियां, न्यूनतम हस्तक्षेप, ATR से खतरा, विकास बनाम स्वायत्ता। 647 पॉपुलेशन, PMJNMN। निपा केरल में मल्लापुरम, पलक्कड़, फ्रूट बैट, उच्च मृत्यु दर, केरल का पैथोजन प्रिपेयर्डनेस मॉडल, सर्वेलेंस, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, कम्युनिकेशन। स्वास्थ्य शासन का उदाहरण। बहुत बढ़िया, ये थे आज के मुख्य बिंदु। अब श्रोताओं के अभ्यास के लिए कुछ मेंस प्रश्न। 1. राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन के संवैधानिक प्रावधानों और इसके पीछे के मूल उद्देश्य की विवेचना कीजिए। हाल के रुझानों के आलोक में क्या ये प्रक्रिया अपने इच्छित लक्ष्यों से भटक रही है? विश्लेषण करें। GS2। 2. रेलवे में व्यापक CCTV निगरानी परियोजना सुरक्षा चिंताओं को कैसे संबोधित करती है? निजता के अधिकार और डेटा सुरक्षा के संदर्भ में इससे जुड़ी नैतिक और कानूनी चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। GS2, GS3। 3. सामान्य रूप से निवासी यानी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की अवधारणा मतदाता सूची की सत्यनिष्ठा को कैसे प्रभावित करती है? भारत में मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कानूनी ढांचे और व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा करें। GS2। 4. महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा MSPS विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? सुरक्षा अनिवार्यताओं और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन के संदर्भ में इसकी संभावित संवैधानिक और सामाजिक निहितार्थों का परीक्षण करें। GS2। हालिया अमेरिकी टैरिफ घोषणाओं के आलोक में वैश्विक व्यापार तनावों का विश्लेषण करें। यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया और इस विवाद के भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। GS2। 6. गाजा में युद्ध विराम वार्ता में जारी गतिरोध के मूल कारणों का विश्लेषण करें। इस संघर्ष के मानवीय परिणामों और पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर चर्चा करें। GS2। 7. एक्सरसाइज तैलिस्मन साबरे में भारत की पहली भागीदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती रणनीतिक संलग्नता को कैसे दर्शाती है? भारत की विदेश नीति के विकास और प्रमुख शक्तियों के साथ उसके बदलते संबंधों के संदर्भ में इसका महत्व बताएं। GS2। 9. तिब्बत मुद्दे को भारत चीन संबंधों में एक स्थायी कांटे के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? इस मुद्दे के ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान जटिलताओं और दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। GS2। 9. भारत में GST दर सुव्यवस्थीकरण की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा करें। सरलता, राजस्व तटस्थता और समता के बीच संतुलन साधने में निहित नीतिगत त्रिलम्मा का मूल्यांकन करें। GS3। 10.
भारत के खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जैसे घास के मैदान और सवाना के पारिस्थितिक और सामाजिक आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। उनके संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और बंजर भूमि वर्गीकरण से संबंधित नीतिगत मुद्दों का विश्लेषण करें। GS3, GS1 इन प्रश्नों पर जरूर विचार करें और उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो आज हमने देखा कि कैसे राजव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सुरक्षा के विभिन्न मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और अक्सर जटिल संतुलन की मांग करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, The journey you have embarked upon is a marathon of intellect and endurance. Stay focused, stay curious, and let every challenge be a stepping stone to your goal. आज का ये विश्लेषण उसी यात्रा में एक और कदम था। बिल्कुल। इन मुद्दों पर लगातार सोचते रहना, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना और गंभीर रूप से विश्लेषण करना ही यूपीएससी की तैयारी का सार है। आज की चर्चा से एक विचार ये भी उभरता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में प्रगति और सुरक्षा की अनिवार्यताओं को नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण की जरूरतों के साथ स्थायी रूप से कैसे संतुलित कर सकते हैं। ये एक सतत चलने वाली बहस है। निश्चित रूप से। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस ना करें। अगर आप हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं और इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने में मदद करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दों और उनके गहन विश्लेषण के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।